ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਦਾਹੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਵੈਲਕਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ PhD ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? पहले तो जिन्ने भी सारे सम्मानित साथी कांची टीवी ते इस प्रोग्राम देख रहे हैं ते बाद में भी देखेंगे, उन सबको मैं प्यार भरी जय गुरुदेव बुलाता हूँ और हम सब के पूर्वजों के चरणों में नमन करते हुए, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, सबके माता पिताओं को मैं नमन करता हूँ, सब समाज सेवकों को नमन करता हूँ जो समाज में बेगमपुरा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और सर, जहाँ तक आपका सवाल है कि गुरु महाराज पे जो PhD की और किस तरह के विचार इस प्रक्रिया में आए, दरअसल ये उन दिनों की बात है। मैं UPSC की तैयारी कर रहा था। जैसे कि एक छोटे से गांव से आया हुआ बच्चा धीरे धीरे दिल्ली में उस सपने को जीता है एक दिन। उसी वक्त हमारी एक सब्जेक्ट जो हमने लिया था हिंदी साहित्य था, और हिंदी साहित्य में साथ साथ मास्टर्स हो गया था। तो UGC नेट का एक एग्ज़ाम होता है और उसमें एक बड़ी चीज़ होती है UGC JRF। तो वो UGC JRF मेरा क्वालिफाइड हो गया था। उन दिनों ये नियम था UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, कि जिन्होंने JRF किया है जी उनको PhD में लेना ही लेना है जी। तो मैंने सोचा कि जब हमने इतना बड़ा एग्जाम पास कर दिया है और अब यूनिवर्सिटी की बाध्यता है कि हमें लेना ही लेना है एज ए PhD स्टूडेंट, तो क्यों न ऐसा विषय लिया जाए जो कि पूरी उम्र जिसको हम खुशी से बता पाएं, जी पाएं, साझा कर पाएं लोगों से। तो मैंने देखा कि गुरु महाराज पे पूरी PhD, पूरी की पूरी जो केंद्रित PhD है वो नहीं हुई थी जी, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग बहुत PhD करा चुके हैं, लेकिन गुरु महाराज पे फोकस करके पूरी की पूरी PhD नहीं हुई। तो और ना ही रविदासिया समाज पे कुछ चर्चा हुई। तो मैंने फिर यही एक विषय दिया कि मैं गुरु महाराज पे PhD करना चाहता हूँ, और किंतु परंतु हुए, पर चूंकि उनको लेना ही था जी, अंततः मेरा टॉपिक स्वीकार हुआ और 2014 में पूरी हो गई थी। 15 में ये PhD मुझे अवार्ड हो गई। भाव 15 के बाद मेरे नाम के सामने जो डॉक्टर है वो उसी से लगा, और मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि गुरु महाराज पे मैंने काम किया है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को टच किया है जो कि अछूता था, अनटच्ड था, जिस पे काम नहीं हुआ। और काम करने के दौरान और आज तक
मुझे बेहद खुशी होती है, गर्व होता है और इतना प्यार भी मिलता है कि लोग भी मुझे बहुत प्रशंसा शाबाशी देते हैं कि आपने गुरु महाराज पे ये कार्य किया। जैसे गुरु महाराज जी पर आपने काम किया है, आपको क्या चीज ऐसी सीखने को मिली जिससे ज्यादा खुशी हो? सर वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो गुरु महाराज का जो विचार है वो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा वो है बेगमपुरा का विचार। अब सामान्य तौर पे हम समझते हैं बेगमपुरा एक आदर्श समाज की कल्पना है और हमें वैसा बनना है। तो इस बेगमपुरा को हम थोड़ा सा और अगर समझें तो मैं अपने भाव शायद व्यक्त कर पाऊंगा कि क्यों ये मुझे अच्छा लगा। जी। 2008 में एक प्रोफेसर गेल ऑम्वेट है, बड़ी थिंकर, उन्होंने पुस्तक लिखी कई साल के रिसर्च के बाद, सीकिंग बेगमपुरा, और वो नवयाना पब्लिकेशन से रिलीज हुई। जी। उसका टाइटल ही सीकिंग बेगमपुरा उन्होंने रखा, यानी बेगमपुरा की चाहना, कामना, उसके होने की इच्छा व्यक्त करना। इतनी बड़ी विद्वान ने पूरा रिसर्च किया था और ये उन्होंने निकाला कि भारतीय इतिहास में वो कौन महान महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा सबसे बेहतरीन है। तो वो अपनी पुस्तक में ही बताती हैं कि जो आदर्श समाज की परिकल्पना है, आदर्श समाज क्या है? आइडियल सोसाइटी। आइडियल सोसाइटी का अर्थ क्या है कि हम कैसे बनना चाहते हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गंतव्य कहाँ है, हमें जाना कहाँ है। हम प्रतिदिन सीख रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं, लेकिन कोई तो लक्ष्य होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो समाज कैसा होगा जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। वो है हमारी कल्पना, वो है आदर्श समाज। समाज नहीं, आदर्श समाज, यानी अच्छे समाज की कल्पना। पर बात यहीं तक नहीं रुकती। आदर्श समाज कैसा हो ये तो कोई बताएगा ना, उसमें ये हो, उसमें ये हो, उसमें ये हो। ये कौन बताता है? ये सतगुरु रविदास महाराज बताते हैं। और यूरोप में नाम चलता है सर टॉमस मूर का, जिन्होंने यूटोपियन वर्ल्ड की कल्पना की। मतलब उन्होंने एक अटलांटिक ओशन में कल्पना की कि किस तरह का एक खूबसूरत समाज हो सकता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में मतलब भारत के संदर्भ में, भारतीय इतिहास में, वो सतगुरु रविदास महाराज जी जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा बनना है। ये स्थापित करती हैं गेल ऑम्वेट जी, बड़ा नाम है उनका। तो इसको जब मैंने बेगमपुरा को और अध्ययन किया कि भाई इतनी महान थिंकर, इतनी इंटेलेक्चुअल, वो बेगमपुरा पे अगर अपनी पुस्तक लिख रही हैं, अपने विचार दे रही हैं, तो उसको जरा हम भी उस भाव से पढ़ें। उसमें जब बेगमपुरा शहर को नाऊं दुख अंधो नहीं ठाऊं, ना तस्वीर खिराज न मालूम खाओ कथा न तरस जवाब। तो ये पूरी एक पद है पूरा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज आई कि वो किसी व्यक्ति को ये नहीं कहते हैं कि ये फला व्यक्ति इस जाति या इस धर्म का, इस रंग का, इस नस्ल का, इस लिंग का, ये व्यक्ति उसमें नहीं रहेगा। इस सोच में वो सबको शामिल करते हैं, है ना। पर वो कहते हैं जो हम शहरी सो मीत हमारा, मतलब जो इन विचारों से सामंजस्य रखता है, उनके साथ चलना चाहता है, अच्छे भावों के साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है। तो मैंने देखा कि गुरु महाराज का जो दृष्टिकोण है, फिर बेगमपुरा को मैं किस तरह पे उसको समझा कि वो सभी समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और आज के दृष्टिकोण में हम कहें पूरे विश्व को वो साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये किसी भी सभ्य या पढ़े लिखे या हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन का भी यही सपना होगा कि पूरा समाज एक के साथ हो। क्यों? क्योंकि अंततः हम देखते हैं कि विश्व के बाहर भी कुछ ब्रह्मांड में देश हैं जिनकी खोजें चल रही हैं। कभी एलियंस की कल्पना आती है, पता चलता है कहीं बाहर भी जीवन है। तो ऐसे में पूरा विश्व हमारा एक घर की तरह दिखता है। ये घर की तरह दिखता है दूसरों को, दूसरे घर से अगर आप देखेंगे तो ये जो सोच है ये गुरु महाराज ने कि पूरा विश्व एक घर की तरह दिखे, उसको बेगमपुरा की कल्पना करते हैं।
और मैं देखता हूं कि हमारा सच में हम नियम कानून सभ्यता पढ़ाई लिखाई के बाद सारे समाजों को एक साथ खड़ा होना होगा, एक साथ आना होगा और प्रेम सौहार्द से हमें एक साथ रहना होगा। हमें टेंशन, एंग्जाइटी, एक दूसरे से नफरत, ये कभी न कभी समाप्त करनी होगी। और गुरु महाराज ने अपने जीवन में बेगमपुरा को लागू भी किया था। जब हम देखते हैं कि 52 राजा रानी उनके शिष्य थे, वो तो सभी समाज से थे, सभी धर्मों से थे। तो ये जो मुझे सोच लगी, तो फिर मुझे लगा कि समाज में जो बंटवारे की बात करते हैं उन लोगों को सबको ही सतगुरु रविदास महाराज को आदर्श मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। मुझे लगता है उन सब के लिए गुरु महाराज एक आदर्श है। तो ये जो सोच है, ये जो भाव है, ये जो 100% का भाव है, 100% इंक्लूसिव जो विचारधारा है, समावेशी, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है, खूबसूरत है, आनंददायी है। ये हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए और इसी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जैसे बेगमपुरा आपके मन में आ गया कि इस पे विचारधारा ये सबसे अच्छा लगा। वैसे तो पूरी वाणी गुरु महाराज की एक जो हमारे मानने लायक है और हम मानते भी हैं। बेगमपुरा जो कॉन्सेप्ट है सतगुरु रविदास महाराज जी का, जैसे आपने बताया कि समाज को ऐसा चाहते थे, इस पे सतगुरु रविदास महाराज जी विचार तौर पे तो हमारे बीच आज भी हैं, लेकिन इस पे काम जो है करना था जो वो कितना हुआ लगता, कितना बदलाव हुआ आया लगता, कितना बेगमपुरा जो आज समाज में दिखाई देता है आपको? जी, पहली बात तो यह है कि बेगमपुरा हमारा गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, हमारा लक्ष्य है, वहां में पहुंचना है। लेकिन पहुंचने का एक रास्ता है, बिल्कुल। उस रास्ते में उनकी विचारधारा के पुट आते हैं। बिल्कुल। जैसे कभी कहते पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे प्रीत। फिर कभी कहते हैं मुसलमान सो दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत। तो वो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ये क्या है, ये उस रास्ते के अलग अलग बिंदु हैं जिनको हमें, जैसे मुसलमान सो दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत, मतलब किसी से हम नफरत मत करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये उस लक्ष्य तक जाने का जो रास्ता है ये। अब जो आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें कितना हम उसकी तरफ बढ़े हैं, मुझे लगता है कि हम काफी बढ़े हैं और काफी आगे चले गए हैं। दरअसल क्या है कि अगर हम सतगुरु रविदास महाराज के विचारों पर अगर चलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप सच में उस रास्ते पे चल रहे हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई आपको पीछे नहीं करेगा, सब आपको सम्मान देंगे, क्योंकि विद्वानों का सदैव सम्मान होता है। अगर हम भारतीय इतिहास देखें या विश्व इतिहास को देखें, अगर आप अपनी सेहत पे काम करते हैं, जैसे गुरु महाराज 151 साल जिए, तो जाहिर सी बात है सेहत के लिए बहुत ध्यान रखा उन्होंने। तो अगर हम भी आज ऐसा करते हैं, सभी वर्गों से संवाद करें, सभी से ज्ञान चर्चाएं करें, अपने सत्य की बात को सबके सामने कहें, अपनी ज्ञान को अर्जित करें। गुरु महाराज हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, बहुत विद्वान आदमी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी वाणी जो लिखी हुई है वही तो हम पढ़ पा रहे हैं। जो लिखी हुई वाणी उसको पढ़ के व्याख्या कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वाणी कौन लिख सकता है, वाणी कौन लिख सकता है? वाणी तो विद्वान लिख सकता है, वो थिंकर है, बहुत बड़े फिलोसोफर है, वो लिख रहे हैं। और लिख भी ऐसे नहीं रहे, वो रागों में लिख रहे हैं। रागों में लिख रहे हैं का अर्थ ये हुआ, राग में क्या नियम होता है, नियम है इतनी मात्राएं, स्वर व्यंजन की गिनती, और उसमें आपको अपने भाव भी कहने हैं, आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना है, तब वो राग बनेगा। मात्रा टूट गई, गिनती इधर उधर हो गई तो राग टूट जाएगा। इतनी गहराई, इतनी विद्वता आम व्यक्ति मिलेगी नहीं जब तक कि वो रागों का बहुत बड़ा ज्ञाता ना हो, संगीतज्ञ ना हो, बहुत बड़ा विद्वान ना हो। और फिर उनके जो शब्द हैं, इतने शब्द नए हैं उनके जो किसी ने नहीं लिखे, उन्होंने बनाए, शब्दों के निर्माता है, वो भाषा के निर्माता है। जब वो अपनी विद्वता स्थापित करें तो सारा समाज उनको नतमस्तक होता है। अगर वही गुण आज भी कोई भी व्यक्ति करता है, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, वो रविदासिया भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वो अगर गुरु के शब्दों पे, उनके लक्ष्य पे, उनके विचारों पे, उनकी जीवन शैली पे चलेगा, उसको भी सम्मान मिलेगा और मिल रहा है। आप देखेंगे कि जो काबिल है, जो विद्वान है, जो गुणवत्तापूर्ण है,
आप देखेंगे उसको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये हम बेगमपुरा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि अगर काबिल व्यक्ति उसको सम्मान मिल रहा है, अग्रसर हो रहे हैं। ना काबिल व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता या उसको पीछे रख दिया जाता है, तो हमें अंततः देखना होगा कि गुरु महाराज ने जो हमें संदेश दिए, क्या हम उन पे चल रहे हैं, क्या विचारधारा पे चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो सच में बेगमपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम बेगमपुरा की तरफ बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। आज सिविलाइज सोसाइटी है, आज संविधान लागू है। आज किसी भी व्यक्ति को अपनी सेहत बनाने का, अपने ज्ञान अर्जित करने का, धन कमाने का, खूब सारी किताबें पढ़ने का कोई रोक टोक नहीं। तो क्या हम आगे नहीं जा रहे? क्या हम समाज सभ्य नहीं हो रहा है? तो हम बेगमपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम तीव्र गति से बढ़ें। हम सच में समझें कि गुरु महाराज का संदेश क्या था, उनकी जो विचारधारा वो क्या थी। अगर हम उसको फॉलो करेंगे, उसको जिएंगे, तो मुझे लगता है हम बेगमपुरा की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, और निस्संदेह ये सपना हम सबके जीवन में सफल हो सकता है, बशर्ते हम गुरु महाराज की वाणी पे चलें। बिल्कुल जी, बेगमपुरे की गल की है दैया साहब हुणा ने, और सतगुरु रविदास महाराज जी की लंबी उम्र की भी गल की है कि जे 151 साल के सन ते उन्होंने अपनी सेहत का भी ख्याल रखा होगा, बहुत बड़ी गल। और वो बड़े अज्ञाता, बड़े ज्ञानवान, बड़े तजर्बेकार, हर एक चीज का ज्ञान रखने के लिए उन्होंने ख्याल रखा। और बाणी की भी गल की है। ते जे अज गल करिए, जिवें करीब 650 साल बीतण वाले ने, अगर उन्होंने मुताबिक या उन्होंने विचारधारा ते समाज चलता, ते जिवें तुसी गति की भी गल की, स्पीड दे नाल चलण दा समा हैगा। पहला ठीक है, लोग घट पढ़े सी, नहीं पढ़े सी, अज्ञानी सी, हुण लोग अपने आप नूं ज्ञानी भी समझण लग गए ने। लोग पढ़िया लिखिया भी है, समाज ते आर्थिक भी मजबूत होया पहलां दे नालों। हुण अज की तरीक दे विच जे देखिया जावे तां समाज छेती सतगुरु रविदास महाराज जी दी विचारधारा नूं फैला सकदा और बेगमपुरे दे नेड़े छेती पहुंच सकदा, ये मान लईए ते और समाज दे विच बहुत बदलाव छेती आ सकदा। की कहना चाहोगे? सब तो पहला प्रचार की गल आंदी है, जिवें तुसी गल कीती है सतगुरु रविदास महाराज दी विचारधारा की गल कीती है। ये विचारधारा जन जन तक जानी चाहिए है, और जिन्ने सारे गुरु घर हैगे ने जां वख-वख स्थान साडे हैगे ने, उथों भी ये बड़े पद्धर ते सतगुरु रविदास महाराज दी विचारधारा असल सरल भाषा दे विच अगर व्याख्या तरीके दे नाल लोकां तक जावे तां शायद लोग जल्दी इस नूं फॉलो करके बेगमपुरे वर्गा इत्थे उन्हां दे ख्यालां वाला माहौल समाज सिरज सकदे ने। की करना चाहूगा आज साडे समाज नूं? जी, हमें सतह से लगता है, मतलब सुपरफिशियली वी कैन मतलब अंडरस्टैंड दैट इट इज अबाउट प्रचार एंड प्रसार। नो, हमें ऐसा लगता है कि प्रचार प्रसार होगा तो जल्दी हो जाएगा। इसमें मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और विचार है, मैं आपसे साझा करूंगा। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस विचार करेंगे। हमें प्रचार प्रसार क्या करना है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। हमें वाणी की सही व्याख्या ही पता होनी चाहिए। बिल्कुल। कई बार हमें वाणी की व्याख्या मिलती है, हम मान लेते ये सही है, नहीं, हमें देखना हो क्या सच में सही है या किसी ने मिश्रण कर दिया या किसी ने उसमें कुछ और भाव डाल दिया। तो विद्या की बात नहीं है, सतगुरु जैसे कहते सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। तो विद्या की बात नहीं कर रहे कि विद्या प्राप्त करें, वो सत्य विद्या की बात करें। सत्य विद्या तो हम इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अर्थ की बात नहीं करनी है हमें, वाणी का अर्थ की बात नहीं करनी, सत अर्थ की बात करनी है, मतलब सही अर्थ है उसकी बात करनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सही अर्थ क्या है, सत्य जो है वो क्या है, सत्य क्या है। उसके बाद जो है प्रचार प्रसार का सवाल आता है, और सही अर्थ क्या है या सत्य अर्थ क्या है, उसके लिए हमने जो एक कोशिश प्रारंभ की है, सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 2022 3 जून को बनाया और 3 जून 2023 को इसका 1 साल हुआ। इसमें शब्द देखिएगा सतगुरु रविदास, ये ऑफिशियल है जी, रजिस्टर्ड। रिसर्च, हम रिसर्च पे बात करेंगे, यानी सत्य विद्या क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, सत्य अर्थ क्या है वाणी का, वो हम निकाल के लाएंगे। ठीक है। रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये सामूहिक है और धर्मार्थ है, और इसके तहत हमने प्रचार प्रसार प्रारंभ भी किया। 3 हमने ज्ञान गोष्ठियां की थी,
तो पहली जो है 5 और 6 नवंबर 2022 को जी डेरा संत सरवण दास जी, डेरा सचखंड बल्ला जालंधर, वहां पे हमने 2 दिन और 1 रात सही अर्थ में वाणी क्या है उस पर चर्चा की। उसके बाद 26-27 नवंबर 2022 को डेरा पठानकोट, स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज जी का डेरा है, वहां पे हमने चर्चा की। भद्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उस हिस्से में जहां सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल है, उसमें की। और 26 मार्च 2023 को हमने भिवानी हरियाणा में ज्ञान चर्चा की। दरअसल हम जो सही अर्थ है उसको लाके बताना चाह रहे हैं। और अभी 3 जून 2022 को हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय कितने सालों से बना हुआ, बहुत लोग आए और चले भी गए, पर गुरु रविदास जी पे आज तक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ। जब हम सम्मेलन ही नहीं करेंगे, भाव क्या है, यूनिवर्सिटी में सम्मेलन जब होता है तो विद्वान प्रोफेसर आते हैं विचार रखने, तो अलग अलग प्रोफेसर आएंगे, अलग अलग अपनी वाणियां रखेंगे। किसी से हम सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं, पर धीरे धीरे मथेंगे तो वो निकल के आएगा मक्का। तो वाणी का सही अर्थ तो तब आना था जब विश्वविद्यालयों में, स्कूल में, कॉलेजेस में चर्चा होनी थी। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और हम उसमें प्रयास कर रहे हैं और बहुत शानदार सफलता पाई है कि हमने हमारा जो सालाना कार्यक्रम था वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, और गुरु महाराज की वाणी पर चर्चा करवाई, विद्वानों से चर्चा करवाई जो प्रोफेसर्स हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। पर हम सही अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब सही अर्थ निकल जाएगा सर, उसके बाद अगर हम उसको प्रचार करेंगे तो फिर हम 2 शब्द प्रयोग करते हैं कि दिशा और गति, डायरेक्शन। एक तो मैं सही दिशा में चल रहे हो, मान लो जाना दिल्ली है लेकिन उल्टे चल पड़े, पूरा ग्लोब घूम के भी हम दिल्ली आ जाएंगे, पर वो आपका तो जिंदगी हो सकता है चली जाए उसमें, या बर्बाद हो जाए बहुत सा समय। दूसरा है डायरेक्शन, आपने सही पकड़ लिया, मान लो दिल्ली उधर, आप उधर ही चल पड़ रहे हैं, लेकिन इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे, तो वो भी टाइम खराब हो जाएगा। तो 2 चीजें महत्वपूर्ण है, दिशा और गति। तो दिशा हम अभी निश्चित कर रहे हैं, वाणी की सही व्याख्या लेके आ रहे हैं, और ये हमारा ट्रस्ट पे बहुत गहराई से काम कर रहा है। फिर प्रचार प्रसार की जो आपने बात उठाई है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं होना। अच्छे विचार है ना रह जाते हैं, सड़ जाते हैं, या कोने में दबे रह जाते हैं जब तक उनको प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जाता। तो ये 2 स्टेप है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेप नंबर 1 हम करेंगे, स्टेप 2 भी थोड़ा बहुत करेंगे, पर उसमें समाज साथ देगा तो जल्दी हो जाएगा, तो गति हमें मिल जाएगी। तो आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमारा उसमें साथ दें। बिल्कुल, साथ वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो साथ से ही सब अब तक हुआ है। वही दिशा और दशा वो सब जरूरत है, और स्पीड की जरूरत है। वो अब जैसे विद्वान अगर समाज को गाइड करेंगे तो समाज तो पहले से बहुत विद्वान भी, ऐसे आर्थिक भी मजबूत है, वो साथ देने के लिए तैयार है। तो आखिर में क्या संदेश देना चाहूंगे 1 मिनट के लिए? जी, मैं आपकी जिस ये बात आपने उठाई है, मैं इसी से ही, विद्वान हमारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विद्वानों को उतनी गंभीरता से समाज रिसीव नहीं करता या नहीं ले पाता है। मतलब मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ, अपवाद हो सकते हैं। जैसे अगर कहीं समाज में कोई नेता आ जाए, पॉलिटिशियन, तो उसके पीछे सब दौड़ पड़ेंगे, फिर कोई अफसर आ जाए, आप देखेंगे कि विद्वानों के प्रति उतना आकर्षण नहीं है। और मैं यहाँ पे हमारे समाज को छोड़ के अगर दूसरे समाजों की बात करूं, ये कहा जाता है फलाना संगठन सब देश को चला रहा है ना, राजनीति चला रहा है। तो आप सोचो फलाना संगठन है क्या? वो विद्वानों का समूह है, वो सबसे ज्यादा वहां के लोग विद्वानों की मानते हैं। वो कहते हैं विद्वान किसी भी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मत के निकालेंगे, और उसको फिर लागू करेगा संत समाज, क्योंकि उनके पास संगत होती है, उसको लागू करेगा हमारे प्रचार प्रसार की एक्टिविस्ट मंडलियां, उसको हमारे स्पॉन्सर्स करेंगे बिजनेसमैन। तो जड़ जो है, पर्दे के पीछे जो है मुख्य, वो विद्वान होते हैं। लेकिन विद्वानों को अभी उस रूप में नहीं समझा गया है, और कई बार अफसर को विद्वान मान लिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, जैसे कोई अफसर है, रिटायर्ड है या सर्विंग है, हम उसको विद्वान मान लेते हैं। वो अफसर है, ऑफिसर अलग है, इंटेलेक्चुअल अलग है।
ऑफिसर अपने फील्ड का है, वो हाईएस्ट ऑफिसर हो सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम बड़ा पास किया है, बहुत अच्छा एग्जाम, बड़ी अच्छी नौकरी है, पर इंटेलेक्चुअल अलग है। इंटेलेक्चुअल की बहुत गहराइयां आती हैं, वो कई हजार साल तक देख सकता है, और आगे और पीछे दोनों। तो इसीलिए आप देखेंगे कि एडवाइजर्स रखे जाते हैं, सलाहकार, और आप देखेंगे हर विभाग में वो एडवाइजर्स क्या हैं, वो उस विषय के एक्सपर्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। तो हमें भी एडवाइजर के तौर पे विद्वानों को देखना, समझना, सुनना चाहिए, और उनको गुणेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे सारे ही पक्ष, चाहे संत समाज हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हो, सभी जगह हम प्रगति बहुत अच्छे से करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਦਾਈਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का, काशी टीवी का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जी।